गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कवर किया था डिस्कवरी ऑफ सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। देखो, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। हम अगर आगे का पढ़ रहे हैं तो हमें पीछे का पढ़ना उतना ही ज़रूरी होता है। पीछे का रिवाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करें मॉडर्न हिस्ट्री का, उससे पहले हमें प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ करना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने देखा कि यूरोप से इंडिया तक का जो सी रूट था उसका डिस्कवरी किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है। सेम क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, जो अमेरिका है उसका डिस्कवरी यूरोप से अमेरिका तक का जो रास्ता था उसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो हमारे कोलंबस ने की थी। हम सभी को पता है कि जो वास्को डी गामा है वो पुर्तगाल के रहने वाले थे, बट जो कोलंबस थे ना, वो इटली के रहने वाले थे। इटली के रहने के बावजूद भी हम उनको स्पेन से जोड़ के जानते हैं। वो इसलिए जानते हैं क्योंकि इनका जो वॉयज था, इनकी जो ट्रैवल का जो फाइनेंस था वो किसने किया था? वो स्पेन की रानी ने किया था। ठीक है। कि कोलंबस ने कब किया था 1492 में। वास्को डी गामा ने कब किया था? 1498 में किया था। सेम इज क्वेश्चन अगर किया जाए, जो अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप था उसकी डिस्कवरी किसने किया था? बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। कब किया था? 1488। ठीक है। तो चलो, हमने पहले का जो भी था हमारा, हमने उसको रिवाइज कर लिया। अब हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, पोर्तुगीज़ इन्वेजन। क्योंकि इंडिया का अगर मैप बनाया जाए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो वो कुछ इस तरह होता है। और ये हम मान लेते हैं यूरोप है। यूरोप से ये लोग अटलांटिक सी होते हुए पहुँचे हमारे कोस्ट पर, कालीकट पहुँचते हैं। तो जब ये देखते हैं कि यहाँ से जो ट्रेड जो कर रहे हैं वो अब यूरोप में कितना 60 गुना ज़्यादा इनको अमाउंट मिल रहा है, तो इनको एक बात तो समझ में आ गया कि अगर हम यहाँ के रिसोर्स को अपने हित के लिए यूटिलाइज़ करें तो हम एक महाशक्ति बन सकते हैं, पावरफुल बन सकते हैं, सुपर पावर बन सकते हैं, जो पूरे यूरोप पे तो राज करेगा ही करेगा, साथ में इस एरिया पर, इस एशिया के जितने भी नेशंस हैं उन सबको क्या करेगा? मोनोपोलाइज कर सकता है। ठीक है। ये तो था, पोर्तुगीज़ को समझ आ चुका था। अब पोर्तुगीज़ जो हैं वो उन्होंने शुरू कैसे किया? इसीलिए उन्होंने टर्म रखा एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया का मतलब होता है स्टेट। ठीक है। स्टेट उस टाइम पे क्या था, पोर्तुगीज़ ने, तो जब इनको समझ में आया कि यहाँ का जो रिसोर्स है वो काफ़ी उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इसके लिए उन्होंने इंडियन ओशियन को मोनोपोलाइज करना शुरू किया। और इंडियन ओशियन को इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया, कार्टेज सिस्टम। ठीक है। कार्टेज सिस्टम, जिसको अल्मीडा ने शुरू किया था, और हम उसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए आपके माइंड में कि जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं सेंचुरी में आकर यहाँ पे एक पावरफुल कंपनी बनती है और पूरे इंडिया को कॉलोनाइज करती है, वो मेन लैंड में, इंडिया के मेन लैंड को अपने अंडर लेके आती है। बट अगर हम वही पोर्तुगीज़ की बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, इस चीज़ को मोनोपोलाइज़ करते हैं, इंडियन ओशियन को मोनोपोलाइज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो उस टाइम पे सेंट्रल पावर क्या है? मुगल्स है। कौन है? उस टाइम पे जो सेंट्रल पावर है वो मुगल्स है। एक सेकेंड, उस टाइम पे जो सेंट्रल पावर है कौन है? मुगल्स है। बट जब ये आते हैं,
जो सेंट्रल ब्रिटिशर जब इंडिया में आते हैं उस टाइम पे जो सेंट्रल पावर थी वो मुगल्स थे, वो काफ़ी वीक पड़ चुकी थी। यानी कि जो रीजनल पावर्स थी, जब भी कोई सेंट्रल पावर का डिक्लाइन होता है तो जो रीजनल पावर्स होती है वो उनका अपवर्ड देखने को मिलता है, उनका बोलबाला देखने को मिलता है, और ये सारे क्या होते हैं, आपस में लड़ते हैं, जिससे क्या होता है, जो दूसरा एनिमी होता है उसको मौका मिल जाता है। बट जब पोर्तुगीज़ इंडिया में आते हैं तो उस टाइम पे हमारा सिनारियो दूसरा है। उस टाइम पे जो मुगल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और रीजनल पावर्स भी अगर हम बात करें, बहमनी, विजयनगर, कर्नाटक, और ये सारे जितने भी, चाहे वो साउथ के रूलर्स हो, चाहे वो सेंट्रल पावर हो, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। तो ये आराम से इनके लिए जो सबसे आसान रास्ता था वो यही था कि आराम से ये नेवल बेस को स्ट्रॉन्ग करे। नेवल बेस को स्ट्रॉन्ग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो रूलर्स थे, मेन लैंड के जो रूलर्स थे, वो लैंड वाले टेरिटरी को तो अपना टेरिटरी का हिस्सा मानते थे, बट इन्होंने जो समुद्री इलाका था ना, जो समुद्र का जो क्षेत्र था, उसको कभी भी अपने टेरिटरी में कंसीडर नहीं किया था। जिससे अगर ये इस चीज़ को मोनोपोलाइज भी करते हैं तो यहाँ के जो शासक है वो उनकी संप्रभुता पे ये संप्रभुता के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इसलिए इन्होंने आसानी से समुद्र को मोनोपोलाइज करना शुरू किया। अब हम आगे की कहानी समझें। जस्ट लाइक ये अगर हम इस इमेज को समझें तो इसमें क्या दिखाता है, ये समुद्र है, समुद्र पे शिप्स जो जा रही हैं, और ये ज़मीन है। यहाँ से अगर कोई भी गुजरेगा तो इनको ये टैक्स देना पड़ता था, इन पोर्तुगीज़ को। वाई, अब मैंने ये पिक्चर क्यों लगाया है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं और उसको एज ए स्टोरी तो हम सुनते ही हैं, अगर उसको हम पिक्चर्स के माध्यम से विजुअलाइज करते हैं तो बहुत सारी जो हिस्ट्री के टर्म्स होते हैं ना, वो हमें ऐसे ही याद हो जाते हैं कहानी की तरह, और हिस्ट्री हमें बोरिंग नहीं लगती है। अब हम आते हैं, कार्टेज सिस्टम क्या था। जैसा कि मैंने बताया, एक कार्टेज सिस्टम वाज अ नेवल ट्रेड लाइसेंस। ये क्या था, एक लाइसेंस था introduced by Portuguese to control tax trade to the Indian Ocean, and merchants had to pay fees to secure safe passage for their ships. ये जो इन्होंने नेवल बेस तैयार किया था, ये जो पोर्तुगीज़ थे ये समुद्र को अपना टेरिटरी मांगते थे। यहाँ से अगर कोई भी बाहर जाता है, कोई भी अगर यहाँ पे आता है ट्रेड करने के लिए, इस रास्ते से जाता है, तो उनको एक परमिट लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। उस लाइसेंस के साथ ये पोर्तुगीज़ इनको सिक्योरिटी प्रदान करते थे सेफ ट्रेड करने के लिए। यहाँ से अगर मुगल्स भी अगर जाते थे तो उनको भी परमिट लेना पड़ता था। ये तो हमने देखा कि किस तरह से ये ट्रेडर्स के रूप में आए और किस तरह से समुद्र को मोनोपोलाइज़ किया। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे चेंजेस भी आएंगे कि समुद्र के अलावा कोस्टल रीजन्स के ऊपर भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे क्या करेंगे, मेन लैंड में भी अपने आप को मेन लैंड को भी क्या करेंगे, कॉलोनाइज़ करने की शुरुआत करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि लगभग 200 साल तक तो इन्होंने मोनोपोलाइज करके रखा था समुद्र को। धीरे धीरे क्या होता है, बाकी जो यूरोपियन नेशंस थे ना, वो भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो भी इंडिया को मोनोपोलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इस वजह से ये सिर्फ समुद्र तक नहीं रहते हैं। अगर हम देखें पोर्तुगीज़ बेस इन इंडिया, तो सबसे पहले देखें कालीकट, पोलीकट, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, टुटिकोरिन, गोवा, फिर दीव बेसिन, ये सारे क्या है, पोर्तुगीज़ बेस है। ये क्या दिखाता है कि ये इन लोगों ने समुद्र से हटकर इंडिया के जो ज़मीन, जो टेरिटरी जिससे रीजनल रूलर्स और मुग़ल सत्ता के संप्रभुता पर घात पहुंचता था, उस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने शुरुआत कर दिया था। ठीक है, अब हम आते हैं कि किस तरह से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया, किस तरह से फंक्शनिंग जो सिस्टम अपनाया, जिससे ये इतने बड़े एम्पायर को खड़ा कर सके। पूरे इन्होंने समुद्र को मोनोपोलाइज किया। तो पहले जो गवर्नर थे वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे।
पहले जो गवर्नर थे वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। ही वॉज ग्रांटेड अ टाइटल ऑफ वाइसराय। इनको वाइसराय का टाइटल दिया गया। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? 1509 में 9 तक ये वाइसराय रहे, फिर इनकी डेथ हो जाती है साउथ अफ्रीका में। ही स्टाब्लिश इंडियन ओशन विद विक्ट्री एट नेवल बैटल ऑफ दियो। अब ये बैटल ऑफ दियो क्यों इम्पोर्टेंट है? इसी बैटल में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपने बेटे को खोया था। ये यही बैटल है जिसमें हम ट्रिपल अलायंस भी बोलते हैं, क्योंकि इजिप्ट के जो शासक थे और जो दियो के शासक थे और जो कालीकट के जो शासक थे, ये तीनों एक साथ मिलकर पोर्तुगीज़ को हराना चाहते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ये ट्रेड मोनोपोलाइज करेंगे और ये जो रीजन्स हैं, ये सारे क्या है, कोस्टल रीजन्स वाले शासक हैं, और ये सारे इनको क्या करना है, ट्रेड करना है, तो कन्फ्लिक्ट होना तय था। कन्फ्लिक्ट भी हुआ, बैटल भी लड़े गए, लेकिन जीत किसकी हुई? पोर्तुगीज़ की हुई, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे एज़ कम्पेयर टू इंडियन रूलर्स। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? फोर्ट्स बनाए जस्ट लाइक अंजावीडा और एंगल फोर्ट्स। ही स्ट्रेंथन द एम्पायर विद ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम समझ चुके हैं। फिर उसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट गवर्नर, वो अल्फांसो द अल्बुकर्क। 1505 से 1515 तक रहे हैं। इनको हम रियल फाउंडर भी बोलते हैं। अब रियल फाउंडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे काम्स किए थे जो सिर्फ कोस्टल एरिया तक इनको पोर्तुगीज़ को लिमिटेड नहीं करते हैं। ये मेन लैंड तक भी क्या आ गए, जो मुख्य भूमि थी वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया? अपना दबदबा बनाना शुरू किया। वो कैसे किया देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले गोवा को कॉन्क्रेट किया 1510 में। ठीक है, फिर मलक्का, मुस्कट, हॉर्मुज। ही ऑक्यूपाई गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। देख रहे हो, यानी कि रीजनल रूलर्स की संप्रभुता के साथ इन्होंने घात करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड फर्स्ट पोर्तुगीज मिंट। इन्होंने ना केवल मुख्य धारा तक, मुख्य ज़मीन भूमि तक अपनी पहुंच बनाई, साथ में इन्होंने क्या किया? मिंट करना शुरू किया, सिक्के ढालने शुरू किए, अपने आप को सोवरेन दिखाना शुरू कर दिया। इस वजह से इनको रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ पावर कहा जाता है। उसके बाद नीनो दा कुन्हा आते हैं। नीनो दा कुन्हा के लिए जो हम जानते हैं कि इन्होंने गोवा को हेड क्वार्टर बनाया और क्या किया? कैपिटल चेंज किया, मतलब वही गोवा को हेड क्वार्टर बना लिया, कोचीन से गोवा तक लेके आए। और क्या किया? ही ब्रिंग हिज टेन्योर दीव बेसिन को भी इन्होंने बहादुर साहब गुजरात से मतलब कॉन्क्वेर किया। तो यानी कि अब ये जो पावर थी वो सिर्फ समुद्र तक नहीं रह गई थी, इन्होंने कन्क्वेरिंग करना शुरू कर दिया था। क्यों किया? क्योंकि अदर यूरोपियन पावर्स आ चुकी थी, वो अपने आप को भारत के अंदर एक पावर के रूप में बसाना चाहती थी। ऐसे में इन्होंने भी शुरुआत कर दिया था। ठीक है, हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट फैक्टर्स बिहाइंड द फॉल ऑफ पोर्तुगीज़ पावर इन इंडिया। देखो, कोई भी सत्ता होती है, चाहे वो एक विदेशी सत्ता हो, चाहे वो ज़मीन की सत्ता हो, चाहे वो समुद्र की सत्ता हो, उसका जब डिक्लाइन होता है ना, तो उसका कोई एक फैक्टर नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो इंडियन रेजिस्टेंस की वजह से उस टाइम पे ना केवल मुग़ल एम्पायर स्ट्रॉन्ग था, मराठा एम्पायर था, शिवाजी, और जो रीजनल थे, विजयनगर हो गया, बहमनी हो गया, सारे क्या थे? चैलेंजेस बने हुए थे इनके लिए। स्पेनिश एनेक्सेशन हो चुका था। पुर्तगाल जो है अपने आप में क्या था? स्पेन के अंदर आ चुका था। तो पुर्तगाल की अपनी खुद की संप्रभुता ही खतरे में आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट किस पे दिखा हमें? उनके नेवल स्ट्रेंथन जो था वो काफ़ी वीक होना शुरू हो चुका था। लिमिटेड रिसोर्सेज थी। ये पोर्तुगीज़ बहुत छोटा नेशन था, ऐसे में इतने बड़े एम्पायर को हैंडल करना भी प्रॉब्लमेटिक था इनके लिए। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ था। रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत बड़ा कारण बना। क्यों? क्योंकि बाकी यूरोपियन कंपनी से अगर हम कंपेयर करें तो उन लोगों का मेन मकसद यहाँ से रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना था, यहाँ के
यहाँ पर कॉलोनाइज करना था, लेकिन उनका मेन मकसद क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना भी था। इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया, लोगों का कन्वर्जन कराया, जिससे यहाँ के लोकल रूलर्स तो परेशान हुए ही, साथ ही साथ यहाँ के जो इंडिजीनस जो पीपल थे वो भी इनको नफ़रत की निगाहों से देखने लग गए थे। बैटल ऑफ सवाली से क्या होता है, जो कि 1612 में होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको पुर्तगालियों को पूरी तरह से हरा देती है और यहाँ से पुर्तगालियों का भारत से खात्मा हो जाता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर हम पढ़ेंगे वो उसके बाद जो दूसरी जो पावर आती है डच को कवर करेंगे। उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आई होप जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ होगा बहुत जल्द लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू।